मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी की कहानी का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब तक के दो भाग के अंतर्गत हमने देखा कि प्रेमचंद जी की इस कहानी में सामाजिक रूढ़ियों के बंधन में तड़पती नारी की वेदना का जो एक मार्मिक चित्रण हुआ है बूढ़ी काकी के रूप में, वह हमारे संपूर्ण पाठक के मन में एक संवेदना को जगाता है। और उस संवेदना से ओतप्रोत जो प्रेमचंद जी की कहानियाँ हैं उसमें बूढ़ी काकी सर्वाधिक एक उत्कृष्ट कहानी है। अत्यंत मार्मिक कहानियों में इसकी गिनती होती है, जिसमें प्रेमचंद जी ने बूढ़ी काकी के चरित्र को, जीवन संघर्ष को हमारे सामने बड़ी कुशलता से उभारने का प्रयास किया है। जीवन के अभाव और उसकी भूख मनुष्य को कहाँ तक गिरने पर मजबूर कर देती है, इसकी मार्मिक कथा बूढ़ी काकी के द्वारा जो खाना बन रहा है वहाँ तक जब पहुँच जाती है, इस दृश्य को हमारे सामने उपस्थित करती है कि किस तरीके से एक भूख और अभाव मनुष्य को कहाँ तक गिरने के लिए मजबूर कर देते हैं। और उसके बाद उसके प्रति जिस तरीके से उसको झिड़की और उसके प्रति जो एक संवेदनहीनता का व्यवहार रूपा के द्वारा होता है, उसका चित्रण अब तक हमारे सामने प्रेमचंद जी के द्वारा किया गया है। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवक गण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खा न चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर जुझला रहे थे, वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। इस कहानी में जो प्रसंग हमारे सामने आया है कहानी के मध्य भाग में, वह है कि बूढ़ी काकी के भतीजे बुद्धिराम के पुत्र मुखराम का जो तिलक का आयोजन हो रहा है, उसमें तरह तरह के व्यंजन पक रहे हैं और मेहमान जो हैं वो अब भोजन करने बैठ गए हैं। सभी मेहमान एक साथ भोजन करने बैठे हैं और वे उठ भी नहीं सकते जब तक कि संपूर्ण लोग भोजन ना कर लें। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रहे कि मैं कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है कि जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब तक कोई बुलाने ना आएगा तो ना जाऊंगी। अब बूढ़ी काकी का जो एक स्वाभिमान है वह भी जागृता है। उसको अपने भतीजे की बहू रूपा पर कोई क्रोध नहीं आता है। वो मन ही मन इस बात को अपने आप को धिक्कारती है कि उसने किस रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर दिया है कि जैसे वह बिल्कुल ही गई गुजरी भूखी है और मेहमान के सामने किस तरीके से उसने अपनी इज्जत उतरवा ली है। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुबास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए। जेवनार गाया जा रहा है, यह विचार कर मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन नहीं कर रहे हो? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दी? अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है न, क्या जाने ना बुलाए। सोचती हो कि आप ही आवेगी, वह कोई मेहमान तो नहीं है जो बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ी और मसालेदार तरकारियां सामने आएगी उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुनाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ करे, कितने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है, जो मुंह जूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। किस तरीके से एक वृद्ध के मन में अपने विचार आते हैं अपने जीवन में कि एक वृद्धावस्था जो होती है वो वास्तव में जैसे एक बचपन जो होता है उसकी एक पुनरागमन ही होता है। अनेक प्रकार के उस जो व्यंजन को मन ही मन खाने के प्रति तैयार रहने वाली जो बूढ़ी काकी है, उसे यह ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे व्यंजन उसके लिए एक सामने पड़े हैं, बस उसे तो केवल खाना है और मैं बहुत ही भर पेट खाऊंगी। सारी चीज़ों के नाम लेकर के कहती है कि बहुत सब मज़ेदार मालूम होगी और चाहे कोई कितना ही बुरा माने तो मैं तो उन्हें मांग मांग कर खाऊंगी। कहानी में यह जो प्रसंग है बूढ़ी काकी का, वह निश्चित रूप से जो अब तक उसके जीवन में यह क्यों नहीं मिला, यह हमारे सामने विचारणीय प्रश्न है। अभावों और उपेक्षा में उसे दिन क्यों काटने पड़ रहे हैं? हमारे समाज में जो वृद्ध व्यक्ति हैं
जो विधवा है उनके प्रति सहानुभूति की भावना क्यों नहीं है परिवार वालों की, समाज की। जैसे जैसे व्यक्ति को बुढ़ापा आता है वह लोगों के लिए भार क्यों हो जाती है, उसका भार असहनीय क्यों हो जाता है, उसकी उपेक्षा क्यों होने लगती है, यह प्रसंग इस कहानी में हमारे सामने प्रेमचंद जी के द्वारा उभारे गए हैं। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई है, कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूट जाती है, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता, कोई दूसरा कोना दोना मांगते रहते। संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रहती उनके बीच जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, यह कहाँ से आई, देखो किसी को छूने न दे, किसी को छू न दे। इस तरीके से ऐसा लगा जैसे कि वह कोई बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय महिला है, और समाज के लोगों का उसके प्रति जो एक व्यवहार है वह हमारे सामने दर्शाता है कि उस वृद्ध जो बूढ़ी काकी है उसके प्रति जो एक संवेदना वहाँ सभी मेहमानों की होनी चाहिए कि न केवल परिवार पर समाज के द्वारा किस तरह उपेक्षित है, इसका जिक्र प्रेमचंद जी ने यहाँ पर किया है। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गई। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेंटवा पकड़ लेता, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े, घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके से नष्ट विनष्ट हो गई। जिस आशा को संजोकर अभाव और उपेक्षित जीवन जो बूढ़ी काकी जी रहती है, जिस मन में तरह तरह के मंसूबे बात कर वह उस जगह पहुंची जहां पर खाना चल रहा था, और तरकारी से पूड़ियाँ खाने का, दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ खाने का, जो उसके मन में तरह तरह के मंसूबे बंधे हुए थे खाने के प्रति, एक ही झटके में उसके भतीजे के द्वारा उसे खत्म कर दिए गए। सारे उसके जो अरमान थे उस पर उसने पानी फिर गया। इस तरह का व्यवहार अशोभनीय है वृद्धों के प्रति। हमारे मन में उनके प्रति संवेदना होनी चाहिए। यह तथ्य प्रेमचंद जी ने उजागर किया है। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आई। अकेले लाडले उनके प्रति कुट रही थी। यही कहानी इस लाइन जो है यह सबसे महत्वपूर्ण है। इस कहानी का उद्देश्य, इस कहानी का कि एक बूढ़ी काकी के प्रति करुणा की भावना समाज और परिवार की क्यों नहीं है, कि बूढ़ी काकी एक प्रतीक है हमारे समाज में। वृद्ध, उपेक्षित, असहाय जो व्यक्ति हैं उनके प्रति करुणा की भावना क्यों नहीं होती हमारे परिवार में। इस पर एक करारा व्यंग्य प्रेमचंद जी के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। काकी का कोठरी में चले जाना, पश्चाताप करना, प्रतीक्षा करना कि कोई खाने के लिए बुलाएगा, पर जब कोई भी नहीं आता है तब काकी चली जाती है, फिर उसे फटकार पड़ती है। यह दृश्य वास्तव में हमारे हृदय को कचोटने वाला है कि उसे बुरी तरह फटकार कर पहले पत्नी के द्वारा बुद्धिराम के, फिर स्वयं बुद्धिराम के द्वारा उसे अपमानित किया जाता है। उसकी बुढ़ापे पर, उसकी दीनता पर एक करुणा की भावना बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। लाडले को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली भाली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडले का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते थे। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था और बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी पसंद होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। उक्त प्रसंग के अंतर्गत यह जो दृश्य हमारे सामने उपस्थित किया गया प्रेमचंद जी के द्वारा, इस कहानी में एकमात्र जो पात्र है
जो बुद्धिराम की बेटी लाडली है वह केवल सहानुभूति रखती है काकी के प्रति। उसके मन में आता है कि क्यों इस तरह का व्यवहार उसके माता पिता के द्वारा किया जा रहा है। क्या मेहमान सब खाना खा लेंगे, इतना भी क्या बचेगा नहीं क्या कि काकी कि कुछ नहीं बचेगा, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए पहले ही क्यों न दे दिया जाए। वह धैर्य भी बंधाना चाहती है काकी को, अपने हिस्से की पूड़ियाँ तक देना चाहती है, लेकिन अपनी माँ रूपा के भय के कारण से न तो वह काकी के पास जाती है और न वह अपने हिस्से की पूड़ियाँ दे पा रही है। इस तरह निर्दयतापूर्ण व्यवहार जो उसके माता पिता के द्वारा किया जा रहा है उसके प्रति वह बहुत ही उसे क्रोध आ रहा है, झुंझला रही है, उसे घिन हो रही है अपने माता पिता के इस व्यवहार पर। रात को 11 बज गई थी। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलो। चारों अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रही। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा और लाडली को ढांढस हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर वह चल पड़े। कहानी में एकमात्र जो इस कहानी की पात्र लाडली है, जिसका बूढ़ी काकी के प्रति संवेदना को प्रेमचंद जी के द्वारा जगाया गया है, वह हमारे सामने उपस्थित हुई है। लाडली अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी को चुपचाप खिलाना चाहती है, पर काकी की जो मनो इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए लालायित भी है। वह चुपचाप काकी के पास जाने के लिए उठ भी खड़ी होती है। लाडली जरूर काकी के लिए भोजन लेना चाहती है, परंतु अपनी माँ से डर रही है और यही सोच अंतर्द्वंद उसके मन में बार बार आ रहा है कि कहीं उसकी माता ने उसको देख ना लिया हो।